हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी प्रिय पोम्पा मैम और आज हम सीखने जा रहे हैं विसर्ग संधि। चलिए तो फिर विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। मूल रूप से विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है। ठीक है, सत्व माने कि विसर्ग का स हो जाने का नियम। स लोग 3 भाई है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, विसर्ग कब स हो जाता है, सत्व संधि। ठीक है, दूसरा है उत्व संधि, विसर्ग का ऊ हो जाना। ठीक है, वो है उत्व संधि। फिर है रुत्व संधि, विसर्ग चेंज होके क्या होता है विसर्ग परिवर्तन करता है अपने आप को र में, तो वो हो गया रुत्व संधि। विसर्ग जब र बन जाए रुत्व संधि। और लोप माने कि वैनिश हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना, लोप संधि। विसर्ग उठ जाता है, विसर्ग इनविजिबल हो जाता है, होता ही नहीं है, तो लोप हो जाता है। विसर्ग जब स बन जाता है हो जाता है सत्व। विसर्ग जब ऊ बन जाता है हो जाता है उत्व संधि। विसर्ग का र हो जाना यानी रुत्व संधि। और विसर्ग एकदम ही गायब हो जाना, निश्चिह्न हो जाना, विसर्ग रहता ही नहीं है, वो है लोप संधि। ठीक है, ये इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए एक एक करके क्या होता है। देखिए पहले हम सीखेंगे सत्व संधि के बारे में। देखो स लोग ना 3 भाई है, श तालव्य श, हाँ, उसके बाद है श मूर्धन्य श, फिर दंत्य स। देखो श 3 प्रकार के होते, 3 भाई है मान लो, ठीक है, उच्चारण के हिसाब से। जो हम तालव्य श है ना, रुकिए, जो तालव्य श है वो ना हमारे श उच्चारण करते समय तालु में हमारा जीवा, हमारा टंग तालु को स्पर्श करता है, इस कारण तालव्य श कहा जाता है, ये वाला श। ठीक है, ये है तालव्य श। उसके बाद देखो ये वाला श, ये है ये वाला है मूर्धन्य श, हाँ, मूर्धन्य श। कृष्ण श मूर्धा को टच करता है हमारा टांग, हमारा जीवा। ठीक है, उसके बाद हो गया है दंत्य स, दांत को जीवा के साथ दांत का स्पर्श होता है, जीवा हमारे दांत को स्पर्श करता है ये स उच्चारण करते समय, तो वो ये वाला हो गया दंत्य स। ठीक है, तो देखो 5 वर्ग होता है हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन में 5 वर्ग होता है। ठीक है, ये देखो वर्ग का जो प्रधान है, जो मालिक है, मालिक माने प्रधान, आपको समझने के लिए ऐसे कह रही हूँ मैं, वो हम थोड़ा सा बोल्ड करके लिखे हैं, देखो इधर। ठीक है, तो वो हो क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हाँ, क च ट त प, क छ ट त प, ये 5 वर्ग याद रखना है। क वर्ग में कौन कौन है, क ख ग घ अंग। फिर च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। फिर प वर्ग में प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हो गया। इसको ना हम एक बिल्डिंग मान लेते हैं। ठीक है, एक 5 फ्लोर का, एक 4 फ्लोर का 5 तल्ला एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये प्रथम फ्लोर माने ये है ना, ये बिल्डिंग मान लो, ये है रूफ, हाँ, छत है, और ये है एकदम ग्राउंड फ्लोर, और ये है छत। ठीक है, और बचा कौन बीच में, 3 फ्लोर बचा। ठीक है, रुको मैं ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है रूफ, और उसके अलावा फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी। ठीक है, तो ये 3 स्टोरी है। हाँ, फिर ऊपर वाला बिल्डिंग का मालिक है श, माने पहला वाला, जो बड़े भाई है श में से, 3 स में जो तालव्य श है ना, जो पहले आता है, वो बड़ा भाई। ठीक है, वो ऊपर वाला बिल्डिंग का मालिक बन गया। फिर जो श माने कि मूर्धन्य श, तो वो है बीज वाला भाई, मध्यम पुत्र, या मध्यम क्या बोलते हैं, या मिडिल वाले ब्रदर, तो वो श माने दूसरा बिल्डिंग, ट बिल्डिंग का मालिक हो गया। और जो छोटा भाई है स, दंत्य स, वो
फर्स्ट फ्लोर का मालिक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, तो फिर च बिल्डिंग का मालिक श यानी कि तालव्य श, ट बिल्डिंग का मालिक मूर्धन्य श और त बिल्डिंग का मालिक दंत्य स। इतना क्लियर हो गया। ये तीन स्टोरी में से तीन भाई, तीनों स्टोरी, तीनों बिल्डिंग आपस में बांट लिए, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन बचता है, रूफ बचता है और ग्राउंड फ्लोर बचता है। देखो छोटा भाई कौन सा है, दंत्य स, वो सबसे लाडला है, ठीक है। जो छोटा होता है उसे ना सबसे ज़्यादा लाड प्यार मिलता है, तो वो ना ऐसे जिद किया कि मुझे भी चाहिए ये ग्राउंड फ्लोर और रूफ मैं रख लूँ। तो फिर सबने कहा ठीक है रख लो, छोटा है सबसे प्यारा है, तो वो ना ले लिया दंत्य सा, ग्राउंड फ्लोर भी और रूफ भी। पर उससे बड़े वाले भाई जो है ना श माने तालव्य श को कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। वो बड़े हैं ना, बड़े लोग ना सेक्रीफाइस करते हैं, अपने माँ बाबा को ही देख लो, बड़े भाई, बड़े को देख लो, टीचर्स को देख लो, ठीक है। वो बड़े लोग ना थोड़ा सा सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हैं। और फिर जो देखो मध्यम ब्रदर है जो कि बीच वाले भाई है, श है, मूर्धन्य श है, वो ना बड़े तो है पर वो थोड़ा छोटे भी है ना, तो उसे कहा ठीक है तुम रख लो भाई, परंतु मुझे कभी कभी चाहिए, जब मेरे घर में गेस्ट आएंगे ना, जब मेरे घर में कोई अनुष्ठान होगा या कोई विशेष परिस्थिति में, तब मैं वो ग्राउंड फ्लोर और रूफ ले लूंगा, ठीक है। तब उसे चाहिए, कब चाहिए, विशेष परिस्थिति में। तो इतना समझ आ गया ना इनका। ये 5 जो वर्ग है क च ट त प, ये 5 वर्ग को कौन कब रखता है, कौन किस वर्ग का मालिक है, ठीक है। परमानेंट तो यही है, परमानेंट च वर्ग का मालिक श है, ट वर्ग के मालिक श है और त वर्ग का मालिक स है। इतना समझ में आ गया। और झमेला है एकदम रूफ को लेके और ग्राउंड फ्लोर को लेके। प्राथमिकता दंत्य, जो छोटा भाई है वो ही ग्राउंड फ्लोर और रूफ को लेता है, उसका वो ही एक्सेस करता है, ठीक है। पर कभी कभी विशेष परिस्थिति में जो मिडिल वाले ब्रदर है, जो श है, वो कभी कभी वो उसका यूज करता है ग्राउंड फ्लोर को और रूफ को। और ये बाकी तो ये तीन अब उतना उनका परमानेंट ही है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं करता है। जब ट बिल्डिंग का कुछ होता है तो उसका मालिक तालव्यशाही होता है, ट का मालिक मूर्धन्यशाही होता है, त बिल्डिंग का मालिक दंत्यस्यायी होता है। समस्या है बस क वर्ग और प वर्ग लेके, ठीक है। इतना आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट पेज में इधर तो पहले समझते हैं कब दंत्यस्या कैसे लेते हैं, ठीक है। देखो अब मूल संधि में प्रवेश करते हैं। अब इधर देखिए, जब क बिल्डिंग का कुछ भी, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, ठीक है। इधर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क ख ग घ अंग, इनमें से कोई आए तो विसर्ग किस में चेंज हो जाता है, दंत्य स में, ठीक है। विसर्ग के बाद क ख ग घ अंग, विसर्ग के बाद विसर्ग, और इधर क ब ख कुछ भी आए, माने पहला बिल्डिंग और ये वाला क वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो विसर्ग चेंज हो जाता है किसमें, दंत्य स में। विसर्ग के बाद ये आना चाहिए, देख लेते हैं। नमः, नम विसर्ग, उसके बाद संधि क बिल्डिंग, देखो क के बाद अगर ख भी आता ना इधर, तो भी इधर विसर्ग किस में चेंज होता है, दंत्य स में, ठीक है। देखो बाकी पूरा सही है, बस विसर्ग परिवर्तित होके दंत्य स हो गया। दंत्य स हो गया, विसर्ग को बस विसर्ग की जगह पे दंत्य स हुआ है, बाकी पूरा सेम ही है, बाकी पूरा सब कुछ सेम ही है। देखो
च बिल्डिंग का मालिक कौन होता है? तालव्य श। हमने देखा था ना, तालव्य श होता है च बिल्डिंग का मालिक। इधर देखो, च विसर्ग के बाद च आए, छ आए, ज आए, झ आए या य आए तो विसर्ग किस में चेंज होगा? तालव्य श में। देखो, राम, राम सेम सेम है, विसर्ग चेंज हो गया तालव्य श में, फिर चेत। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, ट ट बिल्डिंग का मालिक है मूर्धन्य ष। ट बिल्डिंग का मालिक क्या है? कौन है? मूर्धन्य ष। तो देखो, रामः, उसके बाद है ठक्कुरः। ठ आया है, देखो ट ट बिल्डिंग में ही एक मेंबर है ठ, ट ठ ड ढ ण, तो ठ आया, इस कारण विसर्ग हो गया मूर्धन्य ष में चेंज। विसर्ग का चेंज किस में हुआ है? मूर्धन्य ष। देखो, रामः विसर्ग हो गया मूर्धन्य ष, फिर ठक्कुरः। पर त बिल्डिंग का मालिक कौन है? दंत्य स। त बिल्डिंग का मालिक, परमानेंट मालिक त बिल्डिंग का दंत्य स ही है। तो नमः, फिर ते, नमः उसके बाद ते, त देखो त, फिर विसर्ग का चेंज हो गया, विसर्ग का परिवर्तन होके, विसर्ग परिवर्तित होके दंत्य स में बदल गया। तो नमस्ते, ठीक है। और प बिल्डिंग का प्राथमिकतः मालिक दंत्य स ही होता है, प और क का। कुछ कुछ परिस्थिति में वो मूर्धन्य ष आता है, कुछ कुछ, जब उनके बारे में, उनके घर में कोई गेस्ट वेस्ट आता है, कुछ अनुष्ठान वगैरह रहता है, वो बाद में समझेंगे, ठीक है। प्राथमिकतः कौन है उनका मालिक? प प फ ब भ म क ख ग घ अंगा का दंत्य स। ब्रीह, उसके बाद पति, प आया, ठीक है। प आता या फ आता या ब भ म कुछ भी आता, विसर्ग का चेंज होके क्या होता? दंत्य स। समझ में आया इतना? उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, इधर कब मूर्धन्य ष आता है? देखो, इधर देखेंगे मूर्धन्य ष माने विशेष परिस्थिति में ये वाला ष नहीं ये करता है, तो वो देखेंगे। कब होता है? जब उनके घर में गेस्ट आता है, जब विसर्ग के पहले ई अथवा उ आता है। विसर्ग के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ई या उ आए और बाद में क ख ग घ अंगा हो, तो विसर्ग हो जाएगा श, यानी कि मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाएगा। सेम प बिल्डिंग के लिए भी सेम ही रूल्स लागू है। विसर्ग के लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले साइड में ई अथवा उ आए तो, और विसर्ग के बाद प फ ब भ म आए तो विसर्ग चेंज होके मूर्धन्य ष हो जाता है। इतना समझ में आ गया? फिर देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखो, इधर एग्जाम्पल की मदद से हम, एग्जाम्पल की सहायता से हम इधर समझ लेंगे, तो फिर एकदम ही कोई डाउट नहीं रहेगा। क ख ग घ अंग कब विसर्ग मूर्धन्य ष में चेंज होता है? विसर्ग कब क बिल्डिंग के लिए मूर्धन्य ष में कब चेंज हो जाता है? देखो, इधर ये देखो, श ना आधा होगा, आधा हलंत लगेगा नीचे, इधर मैं भूल गई हूँ हलंत देने के लिए, समझ जाइएगा। क्योंकि व्यंजन कवि, हमें पता है व्यंजन कवि अकेला उच्चारण नहीं हो सकता, वो स्वर के मदद से ही उच्चारण होता है। पर इधर अगर स्वर निकल के बस श, आधा श है इधर, ठीक है, आधा है व्यंजन में, नहीं तो गोटा श नहीं हो सकता। देखो, श आधा है, उसके साथ क लगा है इधर, निःशुल्क ना, इधर दुष्कर भी देखेंगे, आधा श है, उसके साथ ही क लगा है, दुष्कर में भी। हाँ, तो ये, हाँ, तो देखो इधर, ये समझ जाइएगा कि इधर है आधा श है, आधा श। इधर देखो, इधर देखो, विसर्ग है, दू है, देखो द दू, अगर उच्चारण करे दू तो ऊ के मात्रा साउंड कर रहे ऊ। हाँ, फिर दू माने क्या है? देखो, अगर हम कहे दू तो फिर इधर द है, आधा द है, उसके साथ ऊ है, उसके बाद विसर्ग है, दू माने ऊ आ रहा है,
उसके बाद क, देखो क वर्ग का क आया है, फिर विसर्ग इस कारण चेंज होके श हो गया है। दुष्कर, आधा विसर्ग है, आधा आधा श है, विसर्ग माने श, ठीक है, श माने आधा श, इस कारण आधा श के साथ क जोड़ेंगे, फिर दुष्कर। देखो बाकी पूरा सेम सेम ही है। दुहु है, विसर्ग चेंज हो गया, विसर्ग को बस श कर दिया। दू है, उ के कारण विसर्ग चेंज हो गया श में, फिर देखो विसर्ग को श जैसा लिखेंगे, फिर क र, इतना आसान है, दुष्कर। बाकी पूरा सेम, विसर्ग बस श में चेंज हो रहा है, बाकी पूरा एज इट इज सेम पूरा, ठीक है, इतना आसान है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, निहि कलंकः, निहि ई आया है, ई, नी अगर कहेंगे तो देखो, अगर हम कहेंगे नी तो फिर न है, एक न है, और क्या है उसके साथ ई है, उसके बाद विसर्ग है, तो विसर्ग के इस साइड ई है, ई, विसर्ग एकदम ही बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ई है, ई के बाद विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, क, देखो क वर्ग में क ही आ रहा है, क ख ग घ अंगा कुछ भी आए, ई विसर्ग के एक साइड ई और उ, इनमें से कोई आए, और विसर्ग के बाद क वर्ग या प वर्ग में से कोई आए, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, मूर्धन्य ष, ठीक है, तो उस कारण इधर हुआ निष्कलंक। नी विसर्ग हो गया श, देखो नी जैसे लिखते पूरा ऐसा ही, बस विसर्ग की जगह में श लिखना है, विसर्ग की जगह में श, फिर जैसे लिखा है कलंक, पूरा बाकी पूरा सेम लिखना है, ठीक है, इधर जगह नहीं है उतना, तो इस कारण मैं लिख नहीं पा रही हूँ। उसके बाद देखिए, फिर च वर्ग को तो अब देख ही सकते हैं, ये च वर्ग के मालिक श है। अच्छा, च के इधर एक बार देख लीजिएगा, आपका प्रश्न हो सकता है, इधर तो श है, माने च वर्ग में से तो कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा, इधर श तो उसका मालिक है ना, हमारे घर में से अगर हम ही मालिक है, हमारे घर में से घर का मेंबर रहे और मैं रहूँ, एक ही तो बात है, तो ये श रहे तो श ही होगा। देखो दो श हो गया इधर, एक विसर्ग के परिवर्तित में एक श, और दूसरा जो इधर था वो वाला श, ठीक है। देखो चंद्र विसर्ग के बाद कौन है, श है, माने तालव्य श है, इस कारण तालव्य श और विसर्ग के परिवर्तित होके तालव्य श ही हुआ। चंद्रशेते, चंद्र शोभते, विसर्ग के बदले में एक श आया और एक श पहले से ही था, ठीक है। इधर एज इट इज इधर भी देख लेंगे, ट बिल्डिंग में भी सेम ही होगा, ट बिल्डिंग के मालिक स्वयं है, श है, मनः षष्ठम, तो ये विसर्ग बन जाएगा एक श, उसके बाद ये श तो पहले ही था, मनः षष्ठम, गलती नहीं होगा, ठीक से कर लेंगे। अब आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो त बिल्डिंग का मालिक तो स ही होता है, मालिक स्वयं है, देखो एक स विसर्ग एक स बन गया, दूसरा स तो था ही, निस्संदेह, निहि संदेह, निस्संदेह, निस्संदेह हो गया, इधर समझ में आ गया। उसके बाद देखो लास्ट विसर्ग प बिल्डिंग, जब प वर्ग जब होता है विसर्ग के बाद, तब कब मूर्धन्य श यानी कि श बनता है। देखो इधर विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या रूल था, ई आएगा, अथवा विसर्ग के पहले या तो ई आएगा अथवा उ आएगा, और विसर्ग के बाद प बिल्डिंग में से कोई या क बिल्डिंग में से कोई, क वर्ग या प वर्ग में से कोई आएगा। देखो चतुहु विसर्ग के तुरंत पहले उ है, देखो चतु, उसके बाद देखो पाद, प बिल्डिंग में से प है, तो विसर्ग का क्या बना, श बना, ठीक है, चतुष्पाद,
समझ में आया। फिर निष्पाप भी देख लीजिए, नी है, नी, ई, विसर्ग के एकदम ही लेफ्ट हैंड साइड में एकदम ही पास में कौन है, ई है, उसके बाद प बिल्डिंग में से प है, विसर्ग बन गया श। समझ में आ गया आपको इतना? ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्या है, उत्व संधि। उत्व संधि कब होता है? विसर्ग, उत्व संधि है क्या? उत्व संधि वो है विसर्ग जब ऊ में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग का रूपांतर जब ऊ में हो जाता है तब उसको हम कहेंगे उत्व संधि। ठीक है, विसर्ग परिवर्तित होके ऊ हो रहा है, देखो ये। और अगर आपको ये PDF चाहिए होगा एज अ स्टडी मटेरियल, तो कि अब आपको पढ़ने के लिए आसानी हो, सहजता हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ इधर तो हम आपको ये PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, और इधर देखो विसर्ग, देखो प्लास के आगे माने विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के पहले अ रहेगा, और विसर्ग के बाद 3 4 5, 3 4 5 कौन है? ये वाला 3 4 5, ग घ अंग, ज झ ञ, ड ढ ण, उसके बाद द ध न ब भ म, ये 3 4 5। ठीक है, हो या य र ल व अथवा य र ल व, विसर्ग के बाद हो तो विसर्ग को चेंज, विसर्ग का परिवर्तन होके हो जाएगा, विसर्ग बन जाएगा ऊ। इतना सिंपल है। ठीक है, और भी आसानी से समझने के लिए हम बोलते हैं, देखिए इधर विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ ही आना चाहिए, अ, और विसर्ग के बाद इधर 3 4 5 में से कोई, इनमें से कोई। ठीक है, 3 4 5 माने इतना में से कोई, अथवा य र ल व ह, ये वाला अगर विसर्ग के इस साइड माने प्लास के बाद आएगा तो विसर्ग को ऊ हो जाएगा, विसर्ग ऊ बन जाएगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे ना तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अधः, इधर है अधः, विसर्ग ध, अगर बोलिए ध के साथ अ है, क्योंकि ध में हलंत नहीं लगा हुआ है, हलंत नहीं होता है तो उसके साथ एक स्वर जुड़ा हुआ रहता है, ये हमें पता है। तो ध कहो, ध उसके साथ क्या है, अ आ रहा है, तो विसर्ग के एकदम तुरंत पहले अ आ रहा है, उसके बाद देखो ग आ रहा है, अधः गति ही, गति ग, तो ग क्या कौन सा है, देखो ग 3 में से एक है ना, 3 4 5 में से कोई भी मैंने बोला था, देखो ग है, तो विसर्ग हो गया ऊ, अधोगति। देखो हम बोले थे ऊ आएगा, पर ओ क्यों आ रहा है, देखो ओ हो गया ना, अधो ओ, वो हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में समझेंगे, पहले ये मोटा मोटा समझ लो, उसके बाद जब मैं गुण संधि समझाऊंगी उसके बाद थोड़ा सा गुण संधि अगर आपको याद रहे, अगर आपको याद है स्वर संधि में गुण संधि, तो फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा, नहीं तो मैं दूसरे स्लाइड में ये समझाती हूँ, पहले ये समझ लो। ठीक है, अधोगति। फिर देखो मनः, उस दूसरा वाला देखो मनः, न, मनः, न कहो, न उसके साथ क्या आ रहा है, अ, विसर्ग पहले क्या है, अ है ना, विसर्ग के बाद देखो भ है, भ, भ देखो इधर में से ढूंढो भ कहाँ है, प फ, देखो भ। ठीक है, 3 4 5 में से ही एक है भ, इसके लिए विसर्ग हो गया ऊ, उसके बाद गुण संधि होके हो गया ओ, मनोभाव भवः, मनोभवः, विसर्ग ऊ हो गया, फिर गुण संधि होके ओ हो गया, फिर मनोभवः। ठीक है, गुण संधि का आपको दूसरे वाले स्लाइड में समझाती हूँ, पहले ये एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर देखो अर्जुनः जयति, अर्जुन, अ विसर्ग, अ के बाद विसर्ग, आप इधर देख पा रहे हैं कि न है, मैम क्यों बोल रही है कि अ है, क्योंकि अगर हम नौ को अगर वो करेंगे, इधर अगर न है तो ये आधा न उसके साथ अ, फिर वो पूरा नौ बनता है, अगर नहीं तो हलंत माने आधा न, और हलंत के साथ अ नहीं जुड़ा,
अ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो आधा न है, और अगर अ जुड़ जाएगा तो फिर नौ के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है, हमें पता है ऐसा, तो ऐसा नियम है। इस कारण अर्जुन, देखो अर्जुना के बाद कोई हलंत है क्या? अर्जुन अ, उसके बाद विसर्ग है न माने क्या है? न प्लस अ है, उसके बाद विसर्ग है, फिर देखो जयति ज, देखो ज क्या 3 4 5 में से कोई है? ज ढूंढो इधर। 3 4 5 में से ज देखो किधर है? मिला ज, 3 4 5 में से ही है ना, अर्जुनः जयति, फिर अर्जुनो जयति, विसर्ग का ओ हो गया, फिर गुण संधि करके ओ हो गया वो। ठीक है, अर्जुनो जयति। उसके बाद देखो बालः धावति, बालः अ, बाल अ विसर्ग, बालः धावति, ध देखो इधर में से ही कोई होगा, धावति, 3 4 5 में से कोई नहीं, तो यारा लव ह में से कोई होगा। ठीक है, तो देखो गोपालः, गोपालः, उसके बाद वाला ल के साथ अ है, क्योंकि ये हलंत वाला ल नहीं है, आधा ल नहीं है, उसके साथ अ जुड़ा हुआ है। गोपालः हसति, ह देखो ह, 3 4 5 में से कोई होगा, या तो य र ल व ह होगा, तो फिर हो गया गोपालो जयति। विसर्ग का ओ हो जा रहा है, विसर्ग अगर होना चाहिए था उसको उ, फिर गुण संधि करके वो ओ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, गोपालो जयति। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम ओ क्यों हो रहा है वो समझते हैं। आपको तो प्रश्न हो सकता है कि मैम आप तो बोले थे विसर्ग उ हो जाएगा, परंतु ओ क्यों हो रहा है, वही देखेंगे अब ओ क्यों हो रहा है। देखो इधर अधः गति, अधः गति, अधोगति, मनः भावः, मनोभावः, अर्जुनः जयति, अर्जुनो जयति, बालः धावति, बालो धावति, गोपालः हसति, गोपालो हसति। तो फिर हमें प्रश्न आया ओ क्यों हो रहा है, क्यों, वही देखेंगे। देखो गुण संधि याद है, आदें गुणः, आद गुण का एक नियम है, जो कि है यदि अ या आ के बाद उ या छोटा उ माने ह्रस्व उ या बड़ा उ यानी कि दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। तो छोटा उ या बड़े उ कुछ भी आए, ह्रस्व उ या दीर्घ उ कुछ भी हो, उनके परिवर्तित में ओ हो जाता है। ठीक है, देखो ओ के बाद उ कैसे आ रहा है वो समझने की बात है अभी। बालः अ है, विसर्ग का बन गया उ, ओ के बाद उ तो आ रहा है ना, समझ में आया? ओ प्लस उ आदें गुण का सूत्र अनुजाई बन गया ओ। इतना सरल है। एग्जाम्पल देख लेंगे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अधः ध अ, ध माने तो ध हलंत नहीं लगा हुआ है, माने क्या अ है, उसके साथ ध के साथ अ है, अ उसके बाद विसर्ग का हो गया उ, विसर्ग उ हो गया, फिर अ और उ मिलके बन गया ओ। इतना सरल है, समझ में आ गया? इधर देखो एग्जाम्पल देखो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ध के साथ आधा ध प्लस अ है, उसके बाद क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, फिर उ, सो उसका क्या हो गया अह, माने विसर्ग हो गया उ, तो अ प्लस उ बन के हो गया ओ। सेम अ विसर्ग का हो गया उ, फिर हो गया ओ। विसर्ग तो हमें उ बन रहा है ना। उसके बाद देखो अर्जुनः जयति, अर्जुन न के साथ है अ, विसर्ग न के साथ है अ, विसर्ग बन रहा है, विसर्ग चेंज होके क्या बन रहा है, उ बन रहा है ना, विसर्ग बन रहा है उ, तो अ के बाद उ आता है तो हो जाता है ओ, तो इस कारण ओ आ रहा है। अब हमें एकदम क्लियर हो गया होगा कि बालः धावति
बालो धावति कैसे हुआ? गोपालः प्लस हसति, गोपालो हसति। अर्जुनः प्लस जयति, अर्जुनो जयति। क्लियर ना बच्चों? अच्छा, अब देखेंगे ना, ये जो उल्टा एस जैसा एक सिंबल होता है संस्कृत में, देखे होंगे, ये क्या है? इसे कहते हैं अवग्रह चिन्ह। लुप्त अ उसमें लुप्त होता है, अ बन जाता है। कभी कभी अ हमारा बन जाता है अवग्रह, माने अ अवग्रह चिन्ह में छुप जाता है, उसके पीछे लुप्त अ कहते हैं, अ लुप्त हो जाता है उधर। ठीक है, कभी कभी होता है, कब होता है वो हम देखेंगे इधर उत्पसंधि में। जब दो अ पास पास हो, आस पास हो, तो एक अ हो जाता है लुप्त अ। देखो इधर है सह अपि, अपि सह अपि, सह, स के साथ हमें पता है स के साथ तो अ है, क्योंकि स में हलंत नहीं लगा हुआ है। अ के बाद विसर्ग है, सह हो गया। फिर विसर्ग के बाद भी देखो अ है, सह अपि, तो एक हो गया है, कहा गया, हाँ, तो फिर वो क्या हो गया, सह अपि, विसर्ग हो गया उ, उ बन गया ओ, क्योंकि अ और उ का संधि होता है तो वो ओ बन जाता है। ठीक है, फिर देखो पहला अ तो हो गया ओ, माने पहला अ हमें ओ हो गया, दूसरा अ जो अपी वाला अ है वो हो गया अवग्रह चिन्ह। इसको उल्टा लिखेंगे तो जैसे लिखते हैं ना उधर ऐसे होते हैं वो चिन्ह। अच्छा, इधर और एक समझने वाले बात है, 3 4 5 यारालाबह अथवा कोई स्वर आए तो उसका चेंज होता है, तो वो उत्पसंधि होता है। ठीक है, उत्पसंधि। इधर तो ये तो मिनिमम है, उसके साथ उसके बाद अ भी आए, कोई स्वर आए तो उसका भी होता है उत्पसंधि। ठीक है, क्योंकि देखो ये विसर्ग के बाद इधर अ आ रहा है, स्वर है, ये स्वर है। 3 4 5 या यार अलावा में से कोई नहीं है। ठीक है, तो उधर देखो ओ तक तो आपको समझ में आ गया, उसके बाद मैं समझाती हूँ। सह, सह विसर्ग बन गया ओ, कैसे बना पिछले स्लाइड में आपको पता चल गया होगा। फिर अपि, ये अ हो गया अवग्रह चिन्ह, फिर पी, अ बन जाएगा अवग्रह चिन्ह, क्योंकि दो अ एकदम पास पास नहीं होता है, दो अ पास पास नहीं रहता है, बीच में से ऐसे हम स्वर नहीं घुसा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओ है ना, दो स्वर वर्ण एकदम ही शब्द के बीच में से अब नहीं देखने को मिलेगा आपको ऐसे स्वर वर्ण, कोई भी वर्ड के हिंदी या संस्कृत का कोई वर्ड के एकदम बीच में, संस्कृत का स्पेशली एकदम बीच में आप नहीं देख पाएंगे कि कोई स्वर है, दो स्वर एकदम, स्वर होगा तो ओ बन गए, वो कैसे दिखता है, अगर स्वर व्यंजन के बीच अगर कहीं पे देखे ओ, तो फिर वो उसका फॉर्म में देखेगा ना, ऐसे देख पाएंगे हम। आ के मात्रा, मात्रा होता है, आ के मात्रा हम ऐसे लगाते हैं ना, आ के मात्रा, ये हो गया ऊ के मात्रा। ठीक है, तो ऐसे, तो ऐसे अ नहीं लगा सकते हैं, अ एकदम ही एकदम वर्ड के बीच में आप ऐसे अ रख नहीं सकते हैं, तो वो अ हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। ठीक है, तो इधर देखो च, फिर इधर देखो कह अत्रः को अत्रः, कह अत्र को अत्र, इधर इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर देखो प्रथमः अध्यायः, अ बन गया अवग्रह चिन्ह, प्रथमोध्यायः। हाँ, उसके बाद देखो प्रथमोध्याय, फिर सह अहम, सह विसर्ग बन गया ओ, उसके बाद अहम, अ बन गया अवग्रह चिन्ह, सोहम, ओ का उच्चारण भी हम नहीं करेंगे उधर। ठीक है, तो उधर देखो नृपः, नृपः अस्ति, नृपः विसर्ग बन गया ओ, उसके बाद अ, नृपो अस्ति, अ बन गया लुप्त अ, या लुप्त हो गया अवग्रह चिन्ह में, नृपो, नृपोस्ति। ठीक है, ऐसा हो गया, समझ में आ गया आपको।
फिर उसके बाद देखेंगे रुत्व संधि। हाँ, उसके बाद देखेंगे रुत्व संधि माने विसर्ग कब कब र हो जाता है। कब र होता है विसर्ग? देखो इधर विसर्ग के पहले होगा अपदांत से भिन्न स्वर। माने पहले जब हम उत्व संधि कर रहे थे तब क्या क्या था, तब ऊ ही रहना चाहिए था, उसको स्पेशली ऊ को ही चाहिए था हमें विसर्ग के पहले। परंतु इधर ठीक उसका उल्टा, उसका विपरीत, अ छोड़ के, अपदांत से भिन्न स्वर माने अ छोड़ के कोई भी स्वर आए विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद आए एनी स्वर 3 4 5 या रालावह माने सेम। उत्व संधि और रुत्व संधि लगभग सेम ही है। क्या अंतर है दोनों में से? इधर उत्व संधि में बस विसर्ग के पहले अ ही चाहिए था हमें, पार्टिकुलरली अ को ही चाहिए था, और इधर अ छोड़ के कोई भी स्वर आ सकता है अपदान से भिन्न, परंतु अ नहीं हो सकता। अ होगा तो वो हो जाएगा उत्व संधि, अ नहीं होगा कोई दूसरा स्वर होगा तो फिर वो होगा रुत्व संधि। इतना आसान है, ठीक है। फिर देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। मुनि ही अयम मुनिरयम, मुनि ई क्या हो गया, ई आया, उसके बाद विसर्ग है। देखो अ तो नहीं है ना, ई है। मुनि ई कैसा उच्चारण हो रहा है, ई के बाद विसर्ग है, उसके बाद अयम मुनिरयम, विसर्ग हो गया र, मुनिरयम। र क्यों होगा हुआ, देखो र विसर्ग हो गया र। देखो इधर समझते हैं, विसर्ग होगा हो गया र, र प्लस अयम का अ, फिर पूरा र बन गया। समझ में आया? नहीं तो अगर इधर अ नहीं होता तो वो आधा र के हिसाब से रहता। जैसे हमें पता है अगर र बोल रहे हैं तो माने व्यंजन है तो इसमें हलंत लगेगा, अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो उसके साथ एक अ भी है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद देखो गौ अयम गौरायम, गौ विसर्ग औ की मात्रा आ रहा है, औ की मात्रा आ रहा है, गौ। उसके बाद अयम, ओ तो नहीं है ना, औ की मात्रा है, गौ बोलो औ की मात्रा आ रहा है, अ पदांत से भिन्न स्वर है। उसके बाद अयम एनी स्वर 3 4 5 यार अलावा तो विसर्ग र हो जाएगा। फिर अयम है तो विसर्ग र में परिवर्तित हो गया, विसर्ग हो गया इधर र। उसके बाद अ है, अयम का अ तो विसर्ग बन गया पूरा र, गौरयम। फिर इधर देखो दुहु बलह दुर्बल, र के मात्रा ऊपर चला गया, क्यों कैसे? विसर्ग हो गया दू, ऊ आ रहा है, पहले तो देखो ऊ आ रहा है, ऊ माने अ या अ छोड़ के दूसरा स्वर है, ऊ है। ऊ के बाद विसर्ग आया, उसके बाद कोई भी स्वर या 3 4 5 या यारा वह दुर्बल। देखो 3 4 5 ब दिख रहा है आपको, ब प फ ब, ठीक है। तो 3 में से है, देखो 3 4 5 में से। फिर ल, तो उतना ल को समझने में कोई नहीं है, दू है ऊ है, ऊ के बाद विसर्ग है, उसके बाद 3 4 5 में से कोई आ रहा है, ब आ रहा है, विसर्ग बन गया र। देखो इधर अ नहीं है ना, आधा र है, आधा र, उसके बाद ब आ रहा है ना, तो आधा र को ऊपर वाले, पहले आधा र है, पहले अगर आधा र है उसके रेफ होगा, ऊपर र की मात्रा होगा, अगर बाद में र की मात्रा होता तो ये र वाला होता, नीचे वाले र की मात्रा होता, परंतु ये हमारे पास है पहले र पहले है, आधा र पहले, इस कारण ये र हो गया इधर, ऊपर वाले ऊपर र के मात्रा लगे हैं, तो हमें मिला दुर्बल, हमें शब्द मिला दुर्बल। फिर देखो निह बल निर्बल, सेम सेम, नी ई विसर्ग पहले, अ छोड़ के दूसरा स्वर आ रहा है, नी ई आ रहा है, ई के बाद विसर्ग आ रहा है, फिर ब आ रहा है, विसर्ग का बन गया र, फिर निर्बल हुआ। फिर देखो देवी ही उवाचा, विसर्ग के पहले ई आ रहा है, दीर्घ ई,
बड़ी ई आ रहा है। उसके बाद उवाच, ऊ आ रहा है। एनी स्वर अथवा 3 4 5 या यारालवः। देवी रुवाच, इधर देखो र था, विसर्ग हो गया र, उसके बाद ऊ आ रहा है। रॉ के साथ अगर रॉ के साथ अगर ऊ जोड़े तो रू होगा ना, रॉ और ऊ होगा रू। देवी रुवाचा। इतना समझ में आ गया आपको? ये वाले स्लाइड में देखो, और भी मैं ये एक्सप्लेन करके लिख के रखी हूँ पहले से। विसर्ग बन गया र, इधर अ है, र प्लस अ, र हो गया, इधर र। फिर देखो जो आपको समझा रही थी ना पहले स्लाइड में, वही देखो। नहीं, विसर्ग बन गया र, फिर आया ब, निर्वल। हाँ, ऐसा हो गया, ठीक है। फिर इधर देखो र, विसर्ग बन गया र, फिर ब, फिर ऐसा हो गया। फिर देखो विसर्ग बन गया र, र के साथ ऊ, र प्लस ऊ रू। इधर इससे र के बाद आया अ, तो आधा र के साथ अ, तो पूरा र बन गया, ऐसा। उसके बाद वाले स्लाइड में देखो लोप, विसर्ग का लोप कैसे होता है। लोप माने एकदम उधाव हो जाना, एकदम रहना ही नहीं। कब नहीं रहता है? विसर्ग के पहले रहेगा आ, विसर्ग के पहले हम देख पा रहे हैं आ, उसके बाद 3 4 5 यारालवः, तो विसर्ग एकदम हट जाएगा, ठीक है। इधर और उधर जो होगा अ आ छोड़ के अपदान से भिन्न कुछ रहता था, और उधर उत्व संधि में अ ही रहना मैंडेटरी था। फिर रुत्व संधि में अ छोड़ के, अपदांत छोड़ के कोई भी स्वर था। रुत्व संधि में फिर लोप में आ रहेगा। उसके बाद 3 4 5 यारालवः, इनमें से कोई हो तो विसर्ग गायब हो जाता है, लोप हो जाता है। अश्वा आ के बाद विसर्ग, फिर धावती। देखो तो ध कहाँ में है? 3 4 5 में से कोई है कि नहीं? ध देखो 4 में से है, धावती। अश्वा धावती, विसर्ग पूरा हटा दिया हमने, अश्वा धावती हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो पुरुषा, पुरुषः, पुरुषः हसन्ति। आ के बाद विसर्ग आया, फिर देखो ह, यारालवः ह में से कोई है। इधर ना हम गलत मार्क किए, 3 4 5 माने ये वर्ग का 3 4 5, और यारालवः, 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 ठीक है। ये ऐसा। उसके बाद देखो छात्रः, आ विसर्ग के पहले आया आ, उसके बाद नमति। न देखो तो इधर में से कुछ है कि नहीं? ये देखो न, देखा आपको? न 3 4 5 में से देखो 5 में से है, नमन्ति। छात्रः नमन्ति। छात्रः विसर्ग के पहले क्या है? आ, छात्राः, छात्रः, छात्रा आ, उसके बाद विसर्ग, फिर न, तो विसर्ग एकदम गायब हो गया। छात्रा नमन्ति, विसर्ग हटा के पूरा लिख लेंगे, इतना सिंपल है। देखो उसके बाद दूसरे वाले स्लाइड पे देखो, और इधर क्या क्या होता है। उधर देखे है आ रहता तब क्या होगा। इधर लोप का और दूसरा नियम देखो, इधर अ रहेगा, अ प्लस विसर्ग पहले रहेगा अ के बाद विसर्ग, फिर अपदान से भिन्न स्वर और छोड़ के कोई भी स्वर रहेगा, ठीक है। तो विसर्ग लोप हो जाएगा। जैसे देखो अ, इधर अतः, अत, त माने त के साथ कौन है? अ है, त के साथ अ माने त के नीचे हलंत नहीं लगेगा, त के साथ अ है तो अत, त बोलेंगे, त के साथ अ मिल रहा है हमें, अ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद ए है। देखो ए तो अ छोड़ के दूसरा स्वर है ना, अतएव, तो विसर्ग गायब हो जाके एकदम लोप हो जाके अतएव, अतएव बन जाएगा, विसर्ग को हटाना पड़ेगा। फिर देखो रामः आगच्छति, रामः अ, राम अ के बाद विसर्ग, प्लीज उसके बाद क्या आ रहा है? आगच्छति, आ तो अपदान से भिन्न कोई भी स्वर, अ छोड़ के कोई भी स्वर, आगच्छति, इधर आ,
आगच्छति। तो रामः, रामः हो गया राम, विसर्ग हट गया, राम आगच्छति। सूर्यः उदेति, सूर्यः, सूर्यः अ, उसके बाद विसर्ग अ छोड़ के दूसरा अपदांत छोड़ के दूसरा उ, उदेति, सूर्य उदति। समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखो लोप का तीसरा नियम, उसके बाद वाले नियम। इसमें क्या देख पा रहे हैं हम? सह अथवा एषः प्लास अपादान से भिन्न स्वर। विसर्ग के पहले रहेगा सह। अगर सह और एषः बोलेंगे ना, वो पहले नियम जैसा ही लागू हो रहा है। देखो सह बोल रहे अ के बाद विसर्ग है, फिर एषः भी बोल रहे हैं तो भी अ के बाद भी विसर्ग है। प्लस अपदान से भिन्न कोई भी स्वर अथवा एनी हल माने व्यंजन। हल माने ये सारे हल जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो डिपेंडेंट है स्वर पे, उसको कहेंगे व्यंजन या हल। ठीक है। सह इति, सति, स इति, विसर्ग गायब हो गया, पूरा सेम रह जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। सह करोति, स करोति, एषः इच्छति। अपदान देखो इधर अ नहीं मिलेगा, ई है, क है, ई है, याति है। अपदान से भिन्न स्वर माने अ छोड़ के कोई भी स्वर। ठीक है। इधर स अथवा एषः होगा, सह अथवा एषः। इधर अपदान से भिन्न कोई भी स्वर अथवा कोई भी व्यंजन होगा तो विसर्ग गायब हो जाएगा, एकदम हट जाएगा। ठीक है, इतना। उसके बाद देखो लोप का दूसरा एक नियम। उसके बाद देखो निहि, इधर ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे के देखना चाहिए। विसर्ग देखो इधर निहि रोगः, बड़ी ई की मात्रा बन रहा है, दीर्घ ईकार बन रहा है। कैसे? विसर्ग के पहले अगर र एनी स्वर, एनी स्वर, उसके बाद विसर्ग आए, कोई भी स्वर रहे, कोई भी अच या स्वर माने जो कि डिपेंडेंट है, अ आ ई ये सब कुछ भी है, एनी स्वर है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद अगर र है तो फिर विसर्ग तो लोप होगा ही, और क्या होगा? पहले जो ई था, अगर ई आ रहा है तो वो बड़ी ई बन जाएगा, ऊ आ रहा है तो वो बड़ी ऊ बन जाएगा, माने ह्रस्व स्वर दीर्घ बन जाएगा। ऐसा देखेंगे एग्जाम्पल। निहि, देखो इधर देखेंगे, नी माने ये छोटी ई की मात्रा है विसर्ग के पहले, उसके बाद रोग र है, देखो र, फिर ये नी चेंज हो जाएगा बड़ी ई में और विसर्ग लोप हो जाएगा। ठीक है, नी रोग माने छोटी ई के मात्रा बड़ी ई बन जाएगा। कब बनेगा? जब इधर कोई भी स्वर रहेगा, उसके बाद कोई भी स्वर रहेगा, उसके बाद विसर्ग रहेगा, उसके बाद र रहेगा, विसर्ग के बाद र रहेगा। तो इधर सर विसर्ग उसके बाद र है, इस कारण र होता है तो विसर्ग का लोप होता है और छोटी ई की मात्रा बड़ी हो जाता है। वृष यानी कि छोटी की मात्रा, दीर्घ यानी कि बड़े हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा र के संस्पर्श में छोटा स्वर बड़े बन जाते हैं, र होता है तब होता है ये। ठीक है। दूसरा देखेंगे निहि रासः, नी है, ई है, ई के मात्रा माने एनी स्वर में से कोई है, विसर्ग है, उसके बाद र है, इस कारण नीरस, नीरसः माने इधर देखो बड़ी ई बन गया, बड़ी ई बन गया। निहि रबः, नीरबः। फिर दू राजः, दू ऊ है, ऊ की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद देखो र आ रहा है तो छोटा ऊ बन गया बड़ा ऊ। देखो दू राजः, समझ में आया ये आपको? उसके बाद देखो, थैंक यू, खत्म आज के क्लास, बाय, छुट्टी, टाटा। मिलते हैं कोई दूसरे क्लास के साथ।